बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है या स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है पार्ट 6 में, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है पार्ट 5 में, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है पार्ट 6 में, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? एक आता है गवर्नर, दूसरा चीफ मिनिस्टर, तीसरा स्टेट के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और चौथा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखा जाए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, चौथा होता है सेंटर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और लास्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो वाइस गवर्नर नाम की कोई पोस्ट होती ही नहीं है, सिर्फ 4 ही स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है गवर्नर, दूसरा चीफ मिनिस्टर, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और चौथा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। गवर्नर इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। लेकिन गवर्नर नॉमिनल हेड है, टाइटुलर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। बेसिकली इसको रखा गया है सिर्फ साइन करने के लिए। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है वैसे ही स्टेट में होता है गवर्नर। गवर्नर के पास में अपनी कोई पावर है नहीं, गवर्नर साइन करता है, जो भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट उसको बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं। और गवर्नर इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है नहीं चल रही है, इसकी देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट करती है गवर्नर के थ्रू। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पर निगरानी रखती है गवर्नर के थ्रू। तो द गवर्नर एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नर का ड्यूल रोल हो गया। एक तो क्या है कि वो हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, और दूसरा वो एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से भी एक्ट करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये कह दिया गया कि किसी एक इंसान को एक से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब किसी एक इंसान को, सेम पर्सन को सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसने कहा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। देखो बेसिक चीज़ है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कौन सा पार्ट करता है? पार्ट 6, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 लोग आते हैं। एक होता है गवर्नर, दूसरा होता है चीफ मिनिस्टर, तीसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, फिर चौथा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जब अपन यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो 5 लोग होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर वाले, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट एग्जीक्यूटिव में वाइस गवर्नर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। गवर्नर के 2 रोल हैं, एक तो वो स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, और दूसरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह से एक्ट करता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये कह दिया गया कि किसी एक इंसान को सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की। ये अपने को पता है कि जो भी स्टेट में गवर्नर्स होते हैं उनके लिए ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होता और ना ही कोई अलग से इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट किया जाता। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है, वैसे गवर्नर के लिए ना तो कोई इलेक्टोरल कॉलेज है और ना ही लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं गवर्नर को इलेक्ट करने के लिए। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बेसिकली गवर्नर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉमिनेट कर रही है, बेसिकली प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर किसी इंसान को चूज करेंगे और उसका नाम रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि साहब इसको अपॉइंट कर दिया जाए एज द गवर्नर ऑफ ए या बी स्टेट। तो कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1979 के केस में, जिसका नाम है हरगोविंद पंत केस, उसमें यह जरूर क्लैरिफाई कर दिया कि जो गवर्नर का ऑफिस है, इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कोई नौकरी नहीं है जैसे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, ये ऐसी कोई नौकरी नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश की गई इंडिपेंडेंट ऑफिस है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जब अपन ये कहते हैं कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नर
कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के हिसाब से काम करेगा, बायस होके काम नहीं करेगा, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते काम नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में रह के काम नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट यही क्लैरिफाई कर रहा है कि नो डाउट गवर्नर को किसको अपॉइंट करना है, कब अपॉइंट करना है, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में है। किसी को अगर हटाना है तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन जब किसी इंसान को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है तो फिर उस गवर्नर से ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के दायरे में रह के फंक्शन करेगा। बिकॉज गवर्नर जो है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, वो कोई नौकरी नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें बताई हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नर को फंक्शन करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में आके या उसके अंडर में आके। तो बेसिक चीजें, अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। दूसरा, इट इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि गवर्नर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर हमने चूज किया, हमने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट इलेक्शंस को हमने चूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? हालांकि जब ड्राफ्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट की, तो वहां कहा गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए गवर्नर को इलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने डिसाइड किया कि नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, हम गवर्नर को अपॉइंट करने वाला प्रोसीजर को एक्सेप्ट करेंगे। रीजंस क्या है डायरेक्ट इलेक्शन को नहीं चूज करने के? एक तो स्टेट में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है कि लोग वोट डालते हैं और वोट डाल के चुनते हैं कि कौन उनको रिप्रेजेंट करने वाला है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जवाबदेह हैं लोगों को। अगर उन्होंने लोगों के हिसाब से काम किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन होगा उनको हरा दिया जाएगा और किसी और को इलेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके साथ में गवर्नर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होना वो कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल क्यों नहीं है? बिकॉज इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो उस सेंस में फिर भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर बेसिकली क्या है, जो एमएलएस चुन के गए वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको सपोर्ट देना है। अगर गवर्नर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन है, विच मीन्स कि लोग डायरेक्टली गवर्नर को इलेक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, पावर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। गवर्नर बोलेगा कि मेरे को भी तो चुन के भेजा गया है, और चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि मेरे को भी चुन के भेजा गया है। और जब दो पावर सेंटर्स होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर टेंशन होगी, फिर डिसीजन मेकिंग डिलेड होगी। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश किया गया स्टेट्स में, इट इज नॉट इन सिंक विद द गवर्नर्स डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा इट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड। सिर्फ गवर्नर का काम है साइन करना, और ऐसी अथॉरिटी जिसका काम है साइन करना, उसके लिए इतना तामझाम करना, उसके लिए इलेक्शन करवाना, पैसे की बर्बादी करना, इतना फोर्स लगाना, बूथ्स बनाना, वो ठीक नहीं है। साइन करने का काम है, अपॉइंट करो, वो साइन कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में कि अगर गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाएगा तो वो सिर्फ पर्सनल इश्यूज पे लड़ा जाएगा। जैसे नॉर्मली जब इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर को जब चुना जाता है, या मतलब जब एमएलएस के लिए वोट डाला जाता है, तो लोगों के इश्यूज पे बातचीत होती है कि साहब एजुकेशन में आपने क्या किया, मेडिकल में आपने क्या किया, वगैरह वगैरह। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको दोबारा रीइलेक्ट किया जाएगा, दोबारा वोट मिलेंगे, अगर नहीं किया है तो हटा दिया जाएगा। गवर्नर से कोई जवाब तो मांगेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी। तो गवर्नर का अगर इलेक्शन होगा डायरेक्ट इलेक्शन, तो वो पर्सनल इश्यूज पे लड़ा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि अगर इलेक्टेड गवर्नर होगा तो यूजुअली क्या होगा, वो किसी पार्टी से बिलोंग करेगा। हालांकि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ना चाहे, अगर इन केस गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन होता तो वो लड़ सकता था, लेकिन यूजुअली वो किसी पार्टी से बिलोंग करेगा। और अगर किसी पार्टी से बिलोंग करेगा तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो इम्पार्शियल नहीं रहेगा, फिर वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ में सिंक होगा, आइडियोलॉजी के हिसाब से सोचेगा, आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के दायरे में रह के काम करने की बात आती है, तो गवर्नर शुड बी न्यूट्रल, गवर्नर शुड बी इम्पार्शियल, होना ही चाहिए उसको। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, अगर उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, उसको स्टेट की जनता चुन के गवर्नर बना रही है, तो कल को फिर वो ऑटोनॉमी डिमांड करेगा। फिर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलेगा कि भाई साहब आप पे मैं डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, आपका कोई लेना देना ही नहीं है, स्टेट ने मेरे को चुन के भेजा है, अब मुझे ऑटोनॉमी दो, क्योंकि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हेड हूँ। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑटोनॉमी नहीं देगी तो फिर हो सकता है वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को भी प्रमोट करना शुरू कर दे।
रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नर बोलेगा कि मुझे चुन के भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और करवाना चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो हल्का हो जाएगा, वो ढीला हो जाएगा। फिर ये गवर्नर इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर ये चाहे तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को भी प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इनेबल्स सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर स्टेट्स, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि सेंटर अपॉइंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो कंट्रोल में रहता है, और गवर्नर के थ्रू स्टेट्स पे निगरानी थोड़ी बेटर रह सकती है। लेकिन अगर गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, गवर्नर अगर पूरी तरह से इलेक्टेड है, तो वो क्यों सुनेगा फिर सेंटर की? नहीं सुनेगा, बोल देगा मेरे को चुन के भेजा गया, मेरे को जैसे करना मैं वैसे करूँगा। इसके अलावा और रीज़न, चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर गवर्नरशिप। एक कोई इंसान चीफ मिनिस्टर बन गया, अब बट ऑब्वियस वो क्या चाहेगा कि गवर्नर के लिए अगर इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन, तो गवर्नर भी उसी की पार्टी से हो, और फिर जो गवर्नर चुन के आएगा वो सेकंड रेट मैन होगा ऑफ द रूलिंग पार्टी विच इज रूलिंग द स्टेट। जो स्टेट को रूल कर रही है पार्टी, उसी का कोई आदमी गवर्नर चुन के आ जाएगा और वो सेकंड रेट मैन के तरीके से काम करेगा। मतलब एक ही पार्टी में दो पोजीशंस बना दी अपन ने पावर की। इस वजह से अपन ने डायरेक्ट इलेक्शन को चूज नहीं किया, हमने क्या चूज किया कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। बड़े सस्ते सस्ते से पॉइंट्स हैं कि स्टेट में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो पावर सेंटर्स होना, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का होना, ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड है। एक चीफ मिनिस्टर तो है ही, गवर्नर को भी अगर डायरेक्टली इलेक्टेड कर दिया जाए तो। दूसरा, गवर्नर का ऐसा कोई काम है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो इतना तामझाम करना, इतना पैसा खर्चा करना बेकार की बात है। अगर इलेक्टेड गवर्नर है तो वो किसी पार्टी से बिलोंग करेगा, और अगर पार्टी से बिलोंग करेगा तो न्यूट्रल नहीं रहेगा, इम्पार्शियल नहीं रहेगा। गवर्नर अगर इलेक्टेड है तो हो सकता है वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट करना शुरू कर दे। अब गवर्नर अगर अपॉइंटेड नहीं है तो जो सेंटर का कंट्रोल है ओवर द स्टेट्स वो भी हल्का हो जाएगा। और फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर चीफ मिनिस्टर चुन के आ रहा है तो वो क्या चाहेगा नेचुरली कि कोई गवर्नर भी उसी की पार्टी का चुन के आए, और फिर ये पावर कॉन्फ्लिक्ट वाला ही सिनेरियो आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में कि हम गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, हमने कैनेडियन मॉडल को एक्सेप्ट किया है, हमने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया है। बिकॉज अमेरिका में गवर्नर इज इलेक्टेड, अमेरिका में गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है। कैनेडियन मॉडल है, कनाडा में जो है वो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता है, अपॉइंट क्यों किया जाता है, और दूसरा हमने किस मॉडल को अडॉप्ट किया, मॉडल कौन सा है, कैनेडियन मॉडल। इसके बाद बात आती है क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। और किसी इंसान को अगर गवर्नर की तरीके से अपॉइंट करना है तो सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस चाहिए। एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। दो ही क्वालिफिकेशंस हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, सरकारिया कमीशन अपन ने पढ़ी हुई है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, और सरकारिया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि गवर्नर को या किस इंसान को गवर्नर अपॉइंट किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को अपन देख रहे हैं। सरकारिया कमीशन ये कह रही है कि एक ऐसे इंसान को गवर्नर अपॉइंट किया जाना चाहिए हु इज एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, मतलब इंटेलेक्चुअल है, जिसका अच्छा खासा नाम है, पढ़ा लिखा है, जिसने कुछ अचीव किया है, सक्सेसफुल है, ऐसे किसी आदमी को अपॉइंट करो एज गवर्नर। दूसरा, ही शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब जैसे अगर राजस्थान में गवर्नर अपॉइंट करना है तो किसी राजस्थान के इंसान को गवर्नर अपॉइंट मत करो राजस्थान का, किसी दूसरे स्टेट के इंसान को अपॉइंट कर दो। मतलब जिस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है, जिस इंसान को आप गवर्नर अपॉइंट करने वाले उस स्टेट का, वो इंसान उस स्टेट का नहीं होना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। मतलब ये रिकमेंडेशन है कि किसी दूसरे स्टेट वाले को अपॉइंट करो। तीसरा, ही शुड बी डिटैच्ड फिगर फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ऐसा इंसान गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। बिकॉज अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो उसकी सर्टेनली कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगी, और अगर आइडियोलॉजी होगी तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर उसकी कोई आइडियोलॉजी होगी तो वो फिर इम्पार्शियल नहीं रहेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि ये डिज़ायरेबल है कि रूलिंग पार्टी में से किसी को भी गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा रिकमेंडेशन कि जब भी किसी को गवर्नर अपॉइंट किया जाए तो जो कंसर्न्ड स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उससे कंसल्ट करो, उसको लो भाई विश्वास में, उससे पूछो कि यार आज इस आदमी को हम गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, आप इसके साथ में फंक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मतलब उसको भी भरोसे में रखो, चीफ मिनिस्टर से पूछो, कंसल्ट करो। इनफैक्ट सरकारिया कमीशन तो ये कह रही है कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करो इफेक्टिवली, और
इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दो, आर्टिकल 155 को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दो कि भाई कंसर्न चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाएगा जब भी गवर्नर को अपॉइंट करना होगा तब। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन और दी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया और लोकसभा का स्पीकर, इन दोनों से भी प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए इन सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर किसी को सेलेक्ट करेंगे कि यार इस आदमी को अपॉइंट किया जाना चाहिए इस गवर्नर, और फिर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि फलाने इंसान को अपॉइंट कर दो उस स्टेट का गवर्नर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस फलाने इंसान को गवर्नर के तरीके से अपॉइंट करने के लिए बोलना है प्रेसिडेंट को, उसमें भी लोकसभा के स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दो चीजें तो बहुत ही इफेक्टिवली बोली गई थी कि जिस स्टेट के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट के किसी इंसान को अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, आउटसाइड द स्टेट वाले को किया जाना चाहिए। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। ये रिकमेंडेशंस हैं, कोशिश की गई है इनको इंप्लीमेंट करने की, कुछ कुछ को, खासकर ये आउटसाइड द स्टेट वाले की, और दूसरा चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करने की बात। लेकिन रिकमेंडेशंस हैं, कन्वेंशन है, चला आ रहा है, लेकिन इनको वायलेट भी खूब किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया ही गया हो, खूब वायलेशंस होते हैं, खूब वायलेशंस देखने को मिलते हैं। क्वालिफिकेशंस दो हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। एक लास्ट चीज़ और पढ़नी है अपने को, ओथ। जब भी किसी को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उसको ओथ एडमिनिस्टर कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट जिस भी के लिए अपॉइंट किया जा रहा है गवर्नर को, उस स्टेट के जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक ओथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल है हाई कोर्ट का वो ओथ दिला देता है। और ओथ क्या है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। बेसिकली इस ओथ को याद रखने की जरूरत नहीं है, याद ये रखना है कि वो दिलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो जो भी हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल है वो ओथ दिला देंगे। देखो बेसिक चीजें अपन ने जो पढ़ा, एक तो ये कि पार्ट 6 में बात की गई है स्टेट एग्जीक्यूटिव की। स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 लोग होते हैं, एक गवर्नर होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा जाए। इसने ये कहा कि किसी एक इंसान को सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हरगोविंद पंत केस 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो गवर्नर का ऑफिस है ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इसके अलावा हमने डायरेक्ट इलेक्शंस को क्यों चूज नहीं किया, उसके बेसिक आर्ग्यूमेंट्स अपन ने देखे। कौन सा मॉडल एक्सेप्ट किया अपन ने? कैनेडियन मॉडल एक्सेप्ट किया अपन ने। इसके अलावा 2 ही क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया और कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और फाइनली ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।